जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस पॉलिटिकल साइंस के वन शॉट सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है फिनांस कमीशन। आज हम देखेंगे फिनांस कमीशन होता क्या है, ठीक है, ये वित्त आयोग होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये एक वन शॉट सीरीज है, इसके ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इससे जुड़े कुछ एमसीक्यूज भी मैं लेकर के आया हूँ। तो इससे जुड़े कुछ आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि ये फाइनेंस कमीशन और ये वित्त आयोग होता क्या है। तो जो ये फाइनेंस कमीशन है, ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 280, ये जो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन। तो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 किसके बारे में बताता है, ये आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में डील्स करता है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी बाकी तो पीपीटी में सारे है ही हैं, तो उसमें बात करेंगे अभी। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये डील करता है इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम पे डील्स करता है। कैसा, ये इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम जो आपका होता है, फाइनेंशियल सिस्टम पे डील्स करता है। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब क्या, मतलब जो अपना सरकार, जो अपना गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस को कलेक्ट करता है, उस टैक्स को सेंट्रल को कितना देना है, ठीक है, सेंट्रल को कितना देना है, स्टेट को कितना देना है। तो ये सारे काम किसके हैं, ये फाइनेंस कमीशन के काम है। इसके और सारे भी काम है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो भी टैक्सेस सरकार कलेक्ट करती है, ठीक है, बाकी में इसके फंक्शंस पे भी आगे डिस्कस होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है उस पे डील्स करता है ये, ठीक है। दो पॉइंट हो गया कि ये आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, इट डील्स विद द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो मुझे पता है कि आप सारे लोग पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठो, क्योंकि मेरे पास वो पेन टैब नहीं है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे अच्छे से लिख पाऊँ। तो आप स्क्रीनशॉट कर लोगे, जैसे मेरे पास अगर पेन टैब होता तो मैं इससे लिख देता अच्छे से, तो आप उसको नोट डाउन कर लेते या तो स्क्रीनशॉट कर लेते, तो बाद में आप उसको लिख लेते। मेरे पास तो अभी पेन टैब है नहीं, मेरे पास ये सिंपल यही माउस है, मैंने आपको पहले बताया था। तो प्लीज आप पेन कॉपी लेकर के बैठो, तो उससे क्या होगा, जो भी मैं चीज बोलूंगा उसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी तो अभी पीपीटी में सारे पॉइंट्स अभी आ जाएंगे लिख के, ठीक है। तो क्या, फाइनेंस कमीशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन एंड इट डील्स विद द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें क्या होता है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होता है, ठीक है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, बाकी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे, उनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इट डील्स विद द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम होता है ये उस पर डील्स करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद, द प्रोविजंस वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 280। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसमें क्या हुआ था कि आजादी के बाद इसे एक संवैधानिक इकाई बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रावधान किए गए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है, इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम पर डील्स करता है। आजादी के बाद इसके आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ले लिया गया। फिर ये जो फर्स्ट, ये एक ऐसा है, आप इसको मैं बता दूं, अभी आगे आपको पता चलेगा, ये हर 5 साल में ये बनता है, ठीक है। ये 5 वर्षीय योजना है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तभी देखेंगे उस पर। तो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, वो स्टेब्लिश कब हुआ था, 1951 में। 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन, वर्ष 1951 में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फाइनेंस कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो पहले बता देने पर और इसमें बताने में एक अंतर होता है और एक फायदा भी होता है। फायदा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 280, ठीक है, ये फाइनेंशियल सिस्टम पर डील्स करता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो मैंने आपको एक बार बता दिया
फिर जब आप इधर देखोगे तो एक आपका रिवीजन भी हो गया, तो मतलब एक साथ आपके कई फायदे हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश हुआ था, और उसके चेयरमैन कौन थे? केसी न्योज। ये आपके फर्स्ट चेयरमैन थे। तो अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं? अभी तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं। कितने? टोटल 15 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार इसको डाल दो। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। अब इस टाइम कौन से अपने चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के? ठीक है, चेयरमैन कौन है इस टाइम? जो 15 फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मल्टी मेंबर बॉडी होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? दे आर टोटल 5 मेंबर्स। इसमें कितने? टोटल 5 मेंबर्स हैं किसमें? फाइनेंस कमीशन में। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं अपने राष्ट्रपति साहब। और ये अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को ही देते हैं, राष्ट्रपति साहब को ही देते हैं। मतलब क्या? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी कमेटी है। ठीक है, मल्टी मेंबर इसमें होते हैं, मतलब 5 इसमें मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति साहब। इनका जो रिजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? ये अपना राष्ट्रपति साहब को ही देते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आप थोड़ा बहुत उसको याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट और ये अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? तो ये अपने राष्ट्रपति साहब को ही देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें एक चेयरमैन होते हैं, अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन कौन होता है? शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अमंग्स द पर्सन हु हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर। मतलब क्या? जो चेयरमैन होते हैं उनको जो सिलेक्ट किए जाते हैं, उनमें देखा जाता है। अब जैसे मुझे तो नहीं अपॉइंट कर लेंगे चेयरमैन बनाने के लिए फाइनेंस कमीशन, नहीं। वो ऐसे लोग को करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होता है पब्लिक अफेयर का, मतलब सार्वजनिक मामलों का जो अनुभव जिसके पास होता है। जैसे आरबीआई के जो गवर्नर वगैरह होते हैं, उनको सारा पता है कि भाई, उनको खुद ही पता है कि कैसे पैसे वैसे के बारे में सबको पता ही है उनको। ठीक है, पैसा के बारे में मतलब क्या? पैसा कितना आ रहा है, किसको क्या देना है। ठीक है, वो सब चीज थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होता ही है उनको। ठीक है, उनको नॉलेज थोड़ा बहुत होता है। उन्हीं लोगों को चेयरमैन बनाते हैं। हम आम आदमी लोगों को नहीं बनाएंगे। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, आरबीआई जितने जो लोग होते हैं, उन लोगों को क्या चेयरमैन बनाते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होता है पब्लिक अफेयर्स का। पब्लिक अफेयर्स का जिसके पास, मतलब सार्वजनिक मामलों का जिसके पास अनुभव होता है, उन्हें ही चेयरमैन बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें जो 4 मेंबर होते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उसमें जो 4 मेंबर्स होते हैं, तो उसके पास पहले सबसे पहले देखा जाता है कि हैव बीन और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य रहे हैं या नहीं हैं। मतलब क्या? जो हाई कोर्ट का जज होता है, मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट के जज के पास जो जो क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, जो जो क्वालिफिकेशन होती हैं, तो वही मान के चलो जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके पास भी होना चाहिए नॉलेज वगैरह। ठीक है, उनको भी थोड़ा उसी तरीके के योग्य होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी उठा के लेके चले आए, आप उसको बना दीजिए। अब ऐसा नहीं कि मोदी जी किसी को चाहें कि चलो ठीक है वो कहीं पार्टी में गए हों, तो उनसे कोई लोग कह दें कि भैया आप फाइनेंस कमीशन का गठन करने होने वाला है, तो अगर आप देखते कि अगर मेरा बेटवा अगर फाइनेंस कमीशन का अगर मेंबर को चुन लिया जाता तो अच्छा हो जाता। तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी को भी कह देंगे चलो ठीक है भेज देना उसको शाम को, मैं उसको करवा दूंगा। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले देखा जाता है कि वो क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब क्या? जज के रूप में, मतलब योग्य होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बना दो। ठीक है, चलो पहला। दूसरा क्या? उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए किसका? फाइनेंस और अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वित्तीय मामलों और प्रशासन के व्यापक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। मतलब आप ये देखो कि जितने भी ये लोग हैं, ये पहली चीज तो योग्य होंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं घूम टहल रहे होंगे, मोदी जी से मिल गए और कह दें कि भैया आप प्लीज हमें कैसे भी करके अपना फाइनेंस कमीशन में मेंबर बना दीजिए, अपॉइंट कर दीजिए राष्ट्रपति साहब से कह करके।
तो ऐसा नहीं होता। ये सब आप देख ही रहे होगे कि जिसके पास फाइनेंस और अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट का स्पेशल नॉलेज हो, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर पे। जैसे मान लो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके पास फाइनेंशियल मैटर का एक्सपीरियंस होता है, वो अपने क्या कहते हैं भारत सरकार या राज्य सरकार में वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जिसके पास जिसका काम होता है फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, जिसके पास काम होता है, ठीक है, वैसे लोगों को अपॉइंट करते हैं। और जिसके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, जिसके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो वो, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कौन से लोग चुने जाते हैं, हम आप नहीं चुने जाएंगे। आप उस योग्य बनिए, हम आप इस योग्य बने कि हम लोग भी चुने जाएं, तो ऐसा होगा तभी तो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। राज्य वित्त आयोग क्या होता है, तो उसका भी काम ऐसा ही होता है। ये तो आप पहले समझ लो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज एस्टेब्लिश 1993 में। 1993 में ये फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। मैंने आपको फाइनेंस कमीशन बता ही दिया था कब वो एस्टेब्लिश हुआ था। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन आर आल्सो फॉर्म एवरी 5 ईयर्स। जैसा कि फाइनेंस कमीशन का काम होता है हर साल, हर 5 साल में गठन होता है, तो वैसे इसका भी हर 5 साल में इसका भी गठन होता है, ठीक है। इसका एम क्या होता है? टू रिव्यू फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है? पंचायतों की वित्तीय गठन की समीक्षा करना, एक रिव्यू करना, ठीक है। समीक्षा करना किसका? पंचायतों की वित्तीय गठन। अब जैसे मान लो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि वो जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको सेंट्रल में और स्टेट में कितना कितना बांटना है, उसका काम वैसा होता है। वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि सेम वही आप समझो, सेम वही चीज समझो कि सेंट्रल में क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन में वो सेंट्रल और स्टेट में बांटेंगे। अब स्टेट काम क्या होगा? वो स्टेट में जो म्यूनसिपालिटी पंचायती राज वगैरह होते हैं उसमें क्या करना है, ठीक है, उसका रिव्यू वगैरह करेंगे फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और इनका काम क्या होता है? डिसाइड ग्रांट इन एक्ट टू पंचायत। मतलब पंचायतों को सहायता अनुदान तय करना, जो ग्रांट इन एड होता है, ठीक है, उस पर भी। अब इसके देखते हैं फंक्शंस के बारे में। किसके? फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो उसका काम क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। अब ये नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स का क्या मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं। ये नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स का मतलब होता है, जैसे आप मोटा मोटा समझो 1 करोड़ टैक्स कलेक्ट हो गया, मोटा मोटा समझो 1 करोड़ टैक्स हमने कलेक्ट कर लिया। अब ऐसा नहीं कि 1 करोड़ टैक्स कलेक्ट हो गया तो उसमें से 70 लाख रुपए आप स्टेट को दे दोगे, 30 लाख आप क्या कहते हैं सेंट्रल अपने पास रखेगा, ऐसा नहीं होता। अब 1 करोड़ जब टैक्स कलेक्ट हो गया, इसमें से क्या होता है भाई? खर्चे भी हैं। खर्चे का मतलब क्या? अगर जो टैक्स कलेक्ट किया है तो उसका सैलरी वगैरह भी देना होगा भाई, इनकम टैक्स वगैरह को, इंस्पेक्टर वगैरह को भी सैलरी देना होता है ना, उनका सैलरी देना है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है? सिस और क्या कहते हैं आपका सरचार्ज वगैरह भी निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सब चीज एक्सपेंडिचर जितने होते हैं उसको काटने के बाद, जैसे मान लो 10 लाख रुपए आपका, ठीक है, एक्सपेंडिचर निकल गया, किसके? आपके क्या कहते हैं जो सैलरी वगैरह बांटने में। 1 लाख रुपए सेस और 1 लाख सरचार्ज निकालने के बाद 12 लाख तो ऐसे ही आपका सीधा सीधा मोटा मोटा खर्चा हो गया। तो बचा कितना आपके पास? बचा आपके पास 88 लाख रुपए। 88 लाख खर्चा हो गया। अब मान लो मोटा मोटा मान लो कि आपका 38 लाख रुपए आपका सेंट्रल अपने पास रख लिया, रख नहीं लिया मतलब फाइनेंस कमीशन आप सेंट्रल को दे दिया कि आप 38 लाख रुपए लीजिए। अब 50 लाख किसको? 50 लाख स्टेट को देना है। अब क्या होगा? अब 38 लाख तो सेंट्रल अपने पास रख लिया, 50 लाख किसके पास है? स्टेट के पास है। अब इस 50 लाख में इसका काम क्या होगा? बांटना, कि भाई एमपी को कितना देंगे, एमपी को कितना देना है, ठीक है, आपके यूपी को कितना देना है, आपके राजस्थान को कितना देना है। तो भाई इसी में से ही आपके बांटेंगे। अब ये 38 लाख तो स्टेट सेंट्रल का हो गया, उससे मतलब नहीं। अभी जो 50 लाख रुपए आपका आया है, इस 50 लाख में जितने भी आपके स्टेट्स हैं, अब मान लो 1 लाख रुपए एमपी को, तो मान लो 50 लाख रुपए आपका, 50 लाख का 1 लाख आपका मान लो एमपी को दे दिया गया, तो 50,000 मान लो यूपी को दे दिया गया। कहीं कहीं आपको 2 लाख दे दिए, तो कहीं कहीं 25 लाख दे दिए। तो ऐसे उसमें समझते हैं कि किसको कितना देना है, किसका कितना जरूरत है, ठीक है।
तो ये आपका होता है सारे खर्चे निकालने के बाद, ये आप जो समझ रहे हो ना 88 लाख रुपए, ये आप है नेट प्रोसीड, ये 1 करोड़ नहीं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड, इसमें मैं आगे बहुत डिस्कस में बात करूंगा, क्या होता है सेस, क्या होता है सरचार्ज वगैरह, तो उस पर भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वन शॉट सीरीज है। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप सब थोड़ा बहुत अवेयर आप होगे, और नहीं भी होगे तो मैं आपको इतना तो बता ही देता हूँ कि आपको समझ में ही आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। अब क्या मैंने आपको बता दिया कि भाई सेंटर को बांटना है, स्टेट को बांटना है। फिर द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ द सच प्रोसीड, मतलब क्या, मैंने आपको सिंपल ऐसे ही, मैंने बुकिश लैंग्वेज नहीं, मैंने आपको सिंपल ऐसा बता दिया कि भाई 1 करोड़ मैंने टैक्स कलेक्ट किया, उसमें से नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, जो नेट टैक्सेस है, इसमें से क्या हुआ, मैंने बांटा किसको, सेंट्रल को और स्टेट को। अब ये सेंट्रल वाला जो शेयर आया है, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट में इसको बांटेंगे, तो वही बोला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं द प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल और क्या है, इसका जो अलग फंक्शन क्या है, तो द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द इन द ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर। जैसे मान लो, अब जैसे मैंने मान लिया कि 50 लाख रुपए मुझे बांटना है, ठीक है, 50 लाख अब मुझे बांटना है। अब इस 50 लाख मुझे बांटना है, हाँ 1 मिनट, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 50 लाख मुझे बांटना है, ठीक है, 50 लाख बांट दिया मैं। अब मान लो कभी कदार स्टेट को उतना पैसा कम पड़ गया, कम का मतलब मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, मान लो 1,50,000 रुपए का क्या कहते हैं आपका स्टेट का खर्चा है, तो मान लो ऐसे कंडीशन में मान लो, तो सरकार क्या करती है, सरकार अपने पास से स्टेट को देती है पैसा, उसको क्या कहते हैं ग्रांट इन एड। और जो पैसा देती है इसको किसमें, ये आपका जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो आपका संकेत निधि होता है, जो आपका ये कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसमें से ग्रांट इन एड किसको देती है, सेंट्रल को स्टेट को देती है, कौन, सेंट्रल, ठीक है। आइए देखते हैं इसके अगले फंक्शन की बात करते हैं। एनी अदर मैटर रिफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। अब ये साउंड फाइनेंस का मतलब क्या होता है, साउंड फाइनेंस का मतलब सिंपल आप ऐसा समझो कि अच्छा, अच्छा फाइनेंस मतलब, इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस मतलब, जैसे मान लो कि फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, उसका काम क्या है, फाइनेंस वगैरह जो आपका टैक्सेस उसको कलेक्ट करना। तो ऐसा कलेक्ट कर रहे हैं हम, जो कलेक्ट करने के बाद उसको हमको स्टेट में जब बांटना है, ठीक है, तो अगर स्टेट को हमें बांटना है तो इस तरीके से बांटे कि भाई सबका काम हो जाए। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको, चलो ठीक है मेरी सरकार यहाँ पे स्टेट में नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं बांटूंगा, मतलब ऐसा बांटो कि सबके फायदे में, सबके हित में हो, ठीक है। और एनी अदर मैटर, और कोई मैटर में क्या कहते हैं, अन्य किसी मामले में जो आपका ये साउंड फाइनेंस होता है, साउंड फाइनेंस के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया और कोई अन्य, जैसे मान लो कि हमारे आयोग के पास भेजा गया कि इस तरीके से हम टैक्स का कलेक्ट करें, इस तरीके से हम टैक्स को क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं स्टेट में हम इस तरीके से बांटें कि हमारा सेंट्रल और स्टेट, जो आपका सेंट्रल और स्टेट है इसके बीच अच्छा रिलेशन बना रहे। अच्छा रिलेशन बना रहे का मतलब क्या होता है कि भाई तनाव ना हो कि भाई हमें आपने इतना कम पैसा दे दिया, हमारा इतने में काम हो नहीं रहा है, आप उसको इतना ज्यादा क्यों दे दिए, क्या कारण है उसका, आप उस इतना ज्यादा पैसा देने का, ठीक है। तो इस तरीके एनी अदर मैटर में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंस कमीशन के फंक्शन होते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होगे, सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। बाकी अगर आप इसको पढ़े होगे तो आपको एक अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि आपको बुकिश लैंग्वेज में ना समझा करके एक सिंपल वे में इसको समझाया जाए, तो इससे क्या होता है भाई बुक वाला, अब जैसे मान लो कि अगर आप अच्छे से आप इसको समझे हो, अगर आप इसको अच्छे से समझे हो तो अपने ढंग से आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो अब ये नहीं कि मैं लक्ष्मीकांत का एकदम कट कॉपी पेस्ट इधर मार दिया लक्ष्मीकांत, तो कुछ तो आप अलग लिखोगे, क्योंकि जो कॉपी एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता है वो खुद वही पढ़ के आया है। जैसे मान लो अगर आप सोचो कि मैं डिक्टो एकदम क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत हो गया आपका, ठीक है, जो आपके बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है, सारे वैसे अच्छे बुक हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मतलब बता रहा हूँ जो अच्छे बुक्स हैं, सेम आप उसको क्या कहते हैं डिक्टो छाप दिए वहां पे। अब छापने के बाद क्या है, तो भाई एग्जामिनर तो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ आप लक्ष्मीकांत से उठाए हो, वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ आप क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की इस वाली बुक से आप छापे, क्योंकि भाई वो खुद ही वही पढ़ के बैठा है, वो खुद वही पढ़ के आया हुआ है, तो उसको समझ में आ जाएगा।
लेकिन अगर आप अपने ढंग से आप इसको लिखोगे तो वो अलग प्रभाव उसका पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने ढंग से इसको थोड़ा आपको समझाया, बाकी मैं इसका डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको, डिटेल में सब अच्छे टॉपिक्स हैं, इसको मैं डिटेल में बात करा जाएगा। लेकिन ये वन शॉट है, मैं तो सोच रहा था कि इसको जल्दी से इसको एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है, आ ही रहे हैं एग्जाम्स वगैरह, तो आप ठीक है आगे देखते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज और नहीं बोला भाई, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट में बता देना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा लगा। और थोड़ा बहुत शेयर कर देना, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर कुछ बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी नया नया अपना काम है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर अगर होते हैं, क्या होता है भाई, कुछ ही लोग हैं जो, जैसे मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, तो इस अभी जैसे मैं किसी अच्छे टीचर से मैं उनसे कह दूं कि आइए प्लीज हमारे यहाँ पढ़ा दीजिए, तो वो नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? भैया कहेंगे भैया आपके यहाँ तो 50 ही सब्सक्राइबर हैं, क्या आपके यहाँ पढ़ाए? तो कोई आना नहीं पसंद करता, ठीक है, कोई आना नहीं पसंद करता। वैसे तो बहुत ऐसे लोग हैं, देख ही रहे हो आप, पढ़ा रही हैं रिंकी मैम वगैरह काफी लोग, ठीक है। तो वो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन और अच्छे अगर टीचर मुझे ढूंढना हो कि चलो ठीक है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी अगर मैं लेके आऊँ, तो भाई उसके लिए वो देख के आएंगे, हाँ फाइनेंस कम से कह रहा हूँ, वो देख के आएंगे भाई सब्सक्राइबर ज्यादा होने चाहिए, चलो ठीक है। और साथ साथ क्या है कि उनको कुछ फायदा भी हो, तो फायदा मुझे होगा तभी मैं उनको दे पाऊंगा, ठीक है। तो वो सारे बात की बातें थोड़ा मैं आपको बता दिया, तो आप अपने ढंग से आप इसको समझ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन लेट डाउन। तो मैंने आपको पहले सिंपल वे में बता दिया था कि जो फाइनेंस कमीशन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन एंड इट डील्स विद द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 आपका ये, ठीक है। तो आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फाइनेंस कमीशन, द फाइनेंस आर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी फाइनेंस होता है, जो भी आपका क्या कहते हैं वित्त होता है, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और स्टेट का, उसका वो कौन करता है? आपका फाइनेंस कमीशन करता है। तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो इससे क्या होता है, मैं वन शॉट वे में सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करा दिया। अब क्या है कि मैं, अगर मैं एमसीक्यूज भी करा दूंगा तो आपको एक ओवरव्यू अच्छा मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिस्कल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब मान लो केंद्र और सरकार के बीच में वित्तीय विवादों का सुलझाने वाले मुख्य एजेंसी कौन है? तो वो आपके फाइनेंस कमीशन ही। कौन है? आपके फाइनेंस कमीशन ही होते हैं। ओ सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपके सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैं आपको ये टॉपिक नहीं बताया था, मैं आपको बताया नहीं था, मैं और कुछ सोच लिया था। जैसे मान लो सेंट्रल और स्टेट में, जैसे मान लो सेंट्रल और स्टेट में टैक्स को लेकर के अगर कभी क्या कहते हैं विवाद हो गया, जैसे विवाद का मतलब विवाद होना जरूरी भी है, तो भाई होगा ही। क्यों? आपने उनको ज्यादा दे दिया, आपने इनको कम दे दिया, ठीक है। ऐसा भी कभी कदार होता है। उस कंडीशन में मान लो डिस्प्यूट कभी हो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि वो आपका सुनेगा कि हाँ, और अपने ढंग से वो अपना क्या कहते हैं वो बताएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? जैसे मान लो मैं यूपी वाला हूँ, ठीक है, सेंट्रल ने मुझे कम पैसा दे दिया, मैं गया सुप्रीम कोर्ट के पास, मान लो डिस्प्यूट हो गया, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि ये है भाई, मुझे कम पैसा दिया गया। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस केस को सुनेगा, समझेगा, और उस हिसाब से मुझे बताएगा कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है, आप नहीं हुआ है। तो वो किसका काम होता है? ये फाइनेंस कमीशन का काम नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का काम, ठीक है। तो सॉरी फॉर, ये गलत हो गया, मैं कुछ और सोच लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हु रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन द यूनियन। अब इसका काम क्या होता है? ये आपका होता है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन सोच करके मैं वहां पे फाइनेंस कमीशन मार दिया। इसी कहते हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, शरीर यहाँ पे, दिमाग कहीं और। तो ये चीजें हो जाती हैं भाई, मिस्टेक सबसे होती है, ठीक है। तो आगे आते हैं। अब इसमें पूछा है द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पीरियड ऑफ। तो मैंने आपको बताया था ये पंचवर्षीय योजना है, हर 5 साल में इसका गठन होता है। तो ये आपका फाइनेंस कमीशन, बी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू। तो जो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है, जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ये कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब ये भी क्वेश्चन यही सेम उतर गया, तो वही बी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द फाइनेंस कमीशन इज अ, अब जो फाइनेंस कमीशन है ये आपका लीगल बॉडी है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि कुछ नहीं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। कैसा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। आगे देखते हैं, अब आगे यही देखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और अगले टॉपिक में लेकर के आऊंगा इस वन शॉट सीरीज में, कोई अच्छा टॉपिक देखता हूँ उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।